नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश चुनाव आधे से अधिक बीत चुका है और इस आधे सफर में ही बीजेपी हाफती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आधे खेल में ही बीजेपी ने पूरी हार मान ली है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के पास अब भी भाजपा के प्रचार के लिए मुद्दों की कमी नजर आ रही है। आज तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरह प्रयागराज में ईवीएम का मुद्दा उठाया, उससे बीजेपी की हार का डर साफ समझ में आ रहा है। आपको यह बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले योगी जी ने आज फिर से साइकिल का संबंध यानी साइकिल का रिलेशन जो है वो आतंकवाद से जोड़ा है और ये जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर ऑफकोर्स निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब यही कोशिश की थी 4 दिन पहले, तो उनकी खूब छीछा लेदर हुई थी, मगर बीजेपी के नेता मानो बौखलाए हुए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं और किसी से भी समाजवादी पार्टी, किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने में वो लगे हुए हैं, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि अखिलेश यादव 4 चरणों में ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करने लगे हैं। यूपी में अब 5वें दौर का प्रचार जो है वो जोरों पर है और इसके तहत इस रविवार को ही वोटिंग होगी, यानी 5वें फेज की वोटिंग इसी रविवार को होगी। और यूपी चुनावों के बीच ही इधर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के हिंसक होने की बात खूब सामने आ रही है। दिन भर आप सुबह से देख रहे होंगे, इससे दुनिया में जो शांति पर खतरा मंडराने लगा है, ये साफ कहा जा सकता है कि एक शांतिपूर्ण दुनिया हो, स्थापित हो, लेकिन रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है वो कहीं न कहीं शांति भंग होते हुए दिखाई दे रही है। रूस किसी भी हालत में, आप जानते हैं कि अमेरिका और नाटो सहयोगियों के दबाव में आता हुआ नहीं दिख रहा है और इस कठिन हालात में भारत किस तरह की भूमिका निभाता है, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। नेहरू जी की बनाई हुई विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों के कारण भारत ने पहले कई बार दुनिया में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन मोदी जी अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को दरकिनारों करते आए हैं, यानी नरेंद्र मोदी दरकिनार करते आए हैं। अब उनके सामने कूटनीति की परीक्षा खड़ी हो गई है, डिप्लोमेसी क्या हो भारत की, मगर उनका ध्यान अब भी शायद यूपी चुनाव में ही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन यह नेतृत्व कैसे मिलेगा इस बारे में भी उन्हें कुछ कहना चाहिए, सोचना चाहिए। खैर, भारत इस रूस और यूक्रेन के विवाद को सुलझाने में क्या भूमिका निभाता है, यह तो हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम सुनते हैं कि आज मोदी जी ने ईवीएम को लेकर के क्या कुछ कहा है और आज इस प्रोग्राम में चर्चा करते हुए किस तरह यूपी चुनाव में बीजेपी हार मानती जा रही है, यह भी हम करेंगे चर्चा कि आखिर क्या बीजेपी चुनाव दर चुनाव, स्टेप बाय स्टेप, फेजेस बाय फेजेस क्या हार की ओर बढ़ती जा रही है। इसलिए हम भी लिख भी रहे हैं कि यूपी में बीजेपी का खेल खत्म हो गया है क्या। ये हम नहीं दावा कर रहे हैं, दावा समाजवादी पार्टी की ओर से हो रहा है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि 4 फेज में हमने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, 202 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। क्या ऐसा है, यही जानेंगे, यही समझेंगे। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं, वरिष्ठ जनों से आपका परिचय करवाऊं और उसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं और सबसे पहले विजय शंकर सिंह जी, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अपनी विचारों को देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। विजय शंकर सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश हो विदेश हो, देश के अंदरूनी हालात हों या विदेश के हालात हों, सब पर गहरी पकड़ रखते हैं। आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी। हमारे साथ सीधे अयोध्या से जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश सिंह जी, कल भी हमारे साथ थे और बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। और अयोध्या में आज योगी आदित्यनाथ की रैली, रोड शो, उस पर क्या कुछ रहा ये भी बताएंगे और साथ में अयोध्या और आसपास क्यों अयोध्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये भी समझेंगे ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी का, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन पैनी निगाह उत्तर प्रदेश पे और साथ में रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पर भी। आपका भी स्वागत और स्वागत अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर और तमाम पहलुओं, खासकर उत्तर प्रदेश
के घटनाक्रम पर बहुत नजदीक से नजर रखे हुए हैं। आप सबका स्वागत है। स्वागत आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका इस कार्यक्रम में जो अब तक तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बढ़े आगे, जैसा पहले कहा, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें फेज में विपक्ष जो है वो ईवीएम की चर्चा करेगा, यहां तो चौथे फेज में और सुबह से ही ईवीएम की बात होने लगी। लेकिन क्या कारण है कि ईवीएम की चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? चलिए सुनते हैं। किसी ने मैसेज दिया, बड़ा मजेदार मैसेज दिया। वो यहां की राजनीति को बराबर जानते हैं, तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। साथियों, ये देश का सौभाग्य रहा है कि हमारे यहां गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम की बात कर रहे हैं और आखिरी लाइन आपने सुनी होगी, गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिक नजरों से नहीं देखा गया। गंगा जी की सफाई की जब जब बात होगी, मोदी सरकार उसमें फंसेगी। और एक मंत्री और याद आएंगी, वो हैं उमा भारती, जो उत्तर प्रदेश की कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री भी रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी याद आएंगी बहुत। और डॉक्टर राकेश पाठक इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करना चाहेंगे। और आपसे ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, बिल्कुल मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, और गंगा सफाई अभियान में उनका बड़ा एक अलग तरह का ये था कि 3 साल में अगर मैं गंगा को पूरा साफ नहीं कर दूंगी, अगर नहीं किया तो मैं गंगा में डुबकी लगा लूंगी, ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने दिया था, पूरा याद नहीं है। लेकिन अभी गंगा मैया कहाँ हैं? और कोरोना काल में गंगा मैया ने बहुत कुछ देखा है, झेला है, आंचल बहुत बड़ा है गंगा मैया का, और गंगा के किनारे बसने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ये भाषण जहां से मैं सुना रहा था आप लोगों को, और उसी प्रयागराज में आज अखिलेश यादव भी थे, उनके भाषण को भी सुनाऊंगा। और उसी प्रयागराज में बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। हालांकि कुछ चैनल ये दावा कर रहे थे बीच में कि वो जो तस्वीरें थी वो गलत थी, झूठी थी, लेकिन उस पर न जाते हुए जो तस्वीरें, क्योंकि जो वीडियोज फुटेज तस्वीरें आती हैं और कैमरे की नजर से उसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बयान देते हैं, अब देखने में, हालांकि उनका गला थोड़ा बैठ गया है, अभी आप सुन रहे होंगे, लेकिन उनके बयानों में एक बात तो आती है कि आप या विपक्ष जो मुद्दा उठाने वाला है उस मुद्दे को वो पहले ले आते हैं और विपक्ष पे पलटवार करने की कोशिश करते हैं। क्या ईवीएम का मुद्दा जो है ये भी उसी का एक नमूना है? क्योंकि कल लखीमपुर खीरी से ये घटना, ये बात सामने आई कि लखीमपुर खीरी के कुछ पोलिंग बूथ पे जो ईवीएम है उसमें जहां जो साइकिल का निशान वाला जो बटन है उसमें किसी ने ग्लू डाल दिया था, क्विक फिक्स या फेविक्लू, जो भी ग्लू है वो डाल दिया था, और उसके कारण वो बटन काम नहीं कर रहा था। बाद में 1.5-2 घंटे बाद उसको बदलना पड़ा। हमारे 2 साथी ओम प्रकाश जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे और विजय शंकर जी भी बहुत अच्छी तरह से इस बात पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन शुरुआत आपसे,
और जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम की बात करके यहां क्या छुपाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपने उनका गला खराब होने की बात कही, तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक और एक भारतीय होने के नाते सचमुच उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों। और वैसे भी यूरोप, अमेरिका में कई सभ्य समाजों में जो देश के मुखिया होते हैं उनका समय समय पर मानसिक और शारीरिक परीक्षण होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है बाकायदा, हर 6 महीने में। विजय शंकर सर तस्दीक करेंगे इस बात की। तो हम सबको कामना करनी चाहिए कि उनकी बोली, भाषा, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीजों से चिंता हो रही है। इसे बिल्कुल एक ईमानदार और जिम्मेदार मतदाता और नागरिक की चिंता समझा जाए कि अगर हमारे देश का मुखिया अस्वस्थ है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि वे भाग्य विधाता हैं, नीति नियंता हैं, उनके ही मर्जी से नीतियां बनती हैं। कैबिनेट तो खैर एक औपचारिकता बची है अब इस देश में। तो मेरी चिंता पहले ये है। मैं आपके जरिए देश से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, वो चिंता करे अपने प्रधानमंत्री की। उन्हें थोड़ा विश्राम की भी आवश्यकता है। बहुत मेहनत करते हैं, 18 घंटे करते हैं। कई बार गलती से अमित शाह कह जाते हैं कि वे 24 घंटे सोते रहते हैं। पता नहीं सच्चाई क्या है। अब मैं विषय पर आता हूं, ईवीएम को लेकर। डॉक्टर साहब, हमारे भारत के साथ एक बड़ी दुर्दशा है कि हमारी स्मृति, भारत के समाज की सामूहिक स्मृति, न केवल भारत की बल्कि ये मानव स्वभाव है कि हमारी स्मृति बड़ी क्षीण होती है। हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ तो ये बहुत स्थायी रोग है कि उन्हें न अपनी बोली भाषा याद रहती है, न अपनी पार्टी की का रोना धोना याद रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उन्हें याद दिलाएं कि जब 2014 से पहले 2 बार लगातार कांग्रेस और यूपीए चुनाव जीती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनका नाम है जीवीएल नरसिंह राव। उन्होंने एक किताब लिखी डॉक्टर साहब। किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी बिलीव अवर ईवीएम। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं? ये वे कब लिख रहे हैं? 2004 और 9 की लोकसभा चुनाव हारने के बाद, 9 के बाद। 14 में तो सत्ता में आई गए वे। इस बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ में जीवीएल नरसिंह राव ने यह बताने, स्थापित करने की कोशिश की कि ईवीएम तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। कांग्रेस और यूपीए 2 बार लोकसभा चुनाव इसलिए जीत गई क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। जीवीएल नरसिंह राव की इस किताब की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष, इन्वर्टेड कॉमा में, भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी इस किताब की भूमिका। जीवीएल नरसिंह राव और किरीट सोमैया अपने साथ इंजीनियरों को लेकर जाते थे, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारों को लैपटॉप रखकर बताते थे कि ईवीएम हैक की जा सकती है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले पूरे देश में रोना रोती थी, उसके आंसू सूख गए थे रोते रोते ईवीएम के नाम पर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब कौन याद दिलाए कि ये वही ईवीएम है। और इसके बारे में जब से वे सत्ता में आए हैं, भोपाल में एक सभा हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, वहां भी उन्होंने कटाक्ष किया था। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में मायावती ने कोई बयान दिया था, तब मोदी एंड कंपनी है, राजनीतिक दल क्या है वो, एक तरह का एक समूह है कुछ लोगों का, उसने मायावती की खिल्ली उड़ाई थी। तो आज की तारीख में 24 फरवरी 2022 को कोई आदमी जाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा में जीवीएल नरसिंह राव की वो किताब ही पेश कर दे। और एक तथ्य, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि ईवीएम बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें वोट हैक किए जा सकते हैं, इसको हैक किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका दुनिया के उन देशों के नाम लिखे हैं जहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। प्रोफेसर स्वामी दावा करते हैं कि हम ही सबसे आधुनिक क्यों हुए जा रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। अमेरिका में कागज के मतपत्र से चुनाव होता है, इंग्लैंड में मतपत्र से चुनाव, और भी देशों के उन्होंने अपनी याचिका में उल्लेख किया है देशों के नामों का। तो मेरा निवेदन यह है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी आज ईवीएम पर भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा उल्लेख करने से पहले अपनी पार्टी का रोना धोना एक बार सुन लेते तो ज्यादा बेहतर था। अब मैं तकनीकी पक्ष पर आता हूं।
क्या सचमुच में पिछले 5-7 सालों में जितने चुनाव हुए, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, डॉक्टर साहब, ये संयोग ही हो सकता है या ये प्रयोग है कि जितनी बार भी ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी गई है, उसमें किसी और पार्टी का बटन दबाने पर बीजेपी की ही पर्ची क्यों निकलती है? हमारे अटेर में एक उपचुनाव हुआ था, वहां ऐसी घटना हुई थी मध्य प्रदेश में। जितने आज तक इस तरह के मामले सामने आए हैं पूरे देश में, बंगाल के चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश में हाल में इस वक्त चल रहे चुनाव में, हो सकता है 1% ऐसा विषय मिला हो कि कमल के निशान को दबाने पर साइकिल या हाथ का पंजा या हाथी की पर्ची निकली हो, लेकिन 99% मामलों में किसी भी निशान पर उंगली दबाने पर कमल की ही पर्ची क्यों निकलती है? यह $1 मिलियन क्वेश्चन भी नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि उनके पास मुद्दे नहीं, उनके पास मुद्दे बहुत हैं। वे यूक्रेन के नाम पर वोट मांग लेंगे, वे अभी वहां से बच्चों को लाने के नाम पर वोट मांग लेंगे। आप अगले 3 दिन में रुक जाइए, वो तो अभी जहाज वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आ जाएंगे तो वो जो दूसरा वाला मीडिया है, अपने असली मीडिया को छोड़कर, वो बताएगा कि युगावतार नरेंद्र मोदी भारत के बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाल लाए हैं। ऐसी ऐसी जेम्स बॉन्डिया कहानियां हमको सुनाई जाएंगी और उसके नाम पर अगली सभा में नरेंद्र मोदी जी वोट मांगेंगे। मुद्दों की उन पर कोई कमी नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा तो यूक्रेन के नाम पर मांग लेंगे। मेरा अंतिम अभी फिलहाल निष्कर्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी हताश है। वो जो आरोप लगा रहे थे मोदी जी के हमें लगा था चौथे 5वें चरण के बाद ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, रोना तो उन्होंने शुरू कर दिया ईवीएम का, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर से वे खुद आशंकित हैं जनता की प्रतिक्रिया को लेकर। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह कि ईवीएम का रोना आखिर कौन रो रहा है, और ईवीएम का रोना अगर रोते या उस पर अगर बात कर रहे हैं तो पिछली कहानी को याद कर लीजिए, इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए। बहुत सही कह रहे हैं ओम प्रकाश जी। कल ईवीएम की बात चल रही थी और खासकर लखीमपुर खीरी की घटना है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और उसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कर रहे थे। क्या कारण है कि ईवीएम को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में आज लेकर के स्पेशली लेकर के आए हैं? इसके पीछे जो वो कह रहे हैं कि हमको तो पता था, लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि 5वें चरण 6वें चरण में विपक्ष जो है ईवीएम का रोना रोएगा, लेकिन यहां तो चौथे चरण के सुबह से ही ईवीएम का रोना शुरू हो गया। ये घटना जो अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है कि कई जगह ईवीएम की गड़बड़ियां, कई जगह ऐसी खबरें भी आई कि दबा रहे हैं कोई और बटन, कमल का फूल आ रहा है, ये सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद लखीमपुर खीरी से होते हुए जरा प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर आपका बयान भी चाहूंगा, आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। देखिए, ईवीएम की जो बात है, ईवीएम में इतनी भारी संख्या में मशीनें रहती हैं, खराबी आना स्वाभाविक है। और जब कमजोरी अपने अंदर रहती है तो हर कमजोर व्यक्ति अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। पिछले चुनाव में जो है ये रोना जो है विपक्ष रोता था, इस बार प्रधानमंत्री रो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव का रुख है वो उसके कारण से वो प्रभावित हुए और ये उन्होंने रोना शुरू किया है। मेरी तमाम तकनीकी एक्सपर्ट्स से भी बात होती रहती है, तो उनका कहना है कि टेम्परेचर इसमें बहुत ही मायने रखता है मशीनों में जो है। तो इस समय टेम्परेचर की जो स्थिति है विभिन्न स्तर पर विभिन्न जिलों में, वो उसको प्रभावित करती है और इतने परसेंटेज में खराबी आना स्वाभाविक है। दूसरी बात, हर सत्ता, वो चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल जहां पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, गड़बड़ियां की जा सकती हैं, वो करते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका आप सब जानते हैं कि एकदम जीरो है, तो इस दिशा में कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा ने अपनी पूरी कोशिश पश्चिम बंगाल में भी की थी, यहां भी कर रही है, लेकिन जो आह्वान ममता ने वहां किया था कि इतना वोट डाल दो मशीन में जो है कि उनकी जो गड़बड़ी का 1000-2000 का रेशियो मान के चलते हैं, वो पार करके जो है और फिर जनता का निर्णय आ जाए, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में हो रही है। विपक्ष भी जानता है और विपक्ष की तरफ से तमाम शिकायतें दर्ज की गई हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी कह रहे हैं चौथे चरण के बाद रोना शुरू किया। प्रथम चरण से ही जब से तमाम जगह शिकायतें आई, उसकी शिकायत सपा ने भी की, और जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा अंतर से हार रही, वहां के भी प्रत्याशियों ने रोया है। एसपी बघेल ने करहाल में रोया है, वो जो सोम है और दूसरे लोग हैं मेरठ में, वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने रोया है। तो ऐसा नहीं, तो ये जनता के रिएक्शन का है जो उनके खिलाफ
परिणाम जा रहा है, तो प्रधानमंत्री इससे प्रभावित हैं। एक चीज और, जैसे नारों की और जो ये बात है, जब हम लोग चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बोला और फलाने ने क्या बोला, लेकिन इसका अब जो चुनाव हो रहा है, जमीन पे जो चुनाव हो रहा है, तमाम जो सभाएं हो रही हैं, जनता के बीच में अब प्रधानमंत्री के बोलने के मुद्दे नहीं शामिल हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग मीडिया के साथ ही बैठ करके भले यहाँ चर्चा कर लें और बातें कर लें, लेकिन धरातल पर ऐसी किसी बात की, मोदी की तो एकदम चर्चा नहीं हो रही है। जो भी वो बोल रहे हैं जनता समझ रही है कि ये भी पुरानी तरीके के झूठ है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष की तरफ से जब नारे लगते हैं और चीजें आती हैं तो उसमें उसकी चर्चा होती है। जैसे प्रतापगढ़ में आज अखिलेश जी की सभा थी, तो वहां पे किसी उत्साही ने एक नारा बनाया कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। इसको अखिलेश जी ने कई बार अपने भाषण में भी कोट किया। तो आज ये जब सभा हो रही थी योगी की जो है यहाँ पर और चीजें, तो दूसरे खेमे में इस नारे लग रहे थे चिलम और साइकिल पर जो है। तो मुझको लगता है कि ईवीएम का रोना विपक्षी दल, प्रधानमंत्री या जो भी करते हैं वो अपनी कमजोरी के कारण करते हैं, ये है पूरा मामला। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए विपक्षी दलों पर हमला करो। लेकिन कल हम जो लिख भी रहे हैं, यूपी में बीजेपी का खेल खत्म। क्या बीजेपी का खेल खत्म हो गया है? कल दिन भर घूमते रहे विजय शंकर सिंह जी, और अलग अलग जैसा आप इंटरेस्ट भी रखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, जरा आपसे भी जानना समझना चाहूंगा। पहले फेज से लेकर के चौथे फेज, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, तो तीसरे फेज के बाद चौथा फेज और फिर पांचवें से लेकर छठवां फेज, यानी कि 3 फेज इधर 3 फेज उधर, 3 चरण इधर 3 चरण उधर। बीच का जो ये पार्ट है चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। इसमें क्या बीजेपी चुनाव दर चुनाव जो पिछड़ती गई है, यहां भी पिछड़ गई है? क्या खबरें हैं, जरा आपसे समझना चाहूंगा, और थोड़ी सी टिप्पणी ईवीएम पर भी चाहूंगा आपसे। मैं लखनऊ गया था और रात तक आया, तो लखनऊ में चुनाव ही हो रहा था, रास्ते में चुनाव भी पड़ा। मैं पर्टिकुलर किसी पोलिंग स्टेशन पर तो नहीं गया, लेकिन जब शहर में आप घूमते हैं, 4 लोग मिलते हैं, तो आजकल यही चर्चा होती है। तो जहां तक खेल खत्म होने का सवाल है, खेल तो भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भी आधा चुनाव बाकी है। 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अभी आधा चरण बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बीजेपी को उम्मीद थी चौथे चरण में वो पिछले 3 चरणों के हिसाब से कुछ आगे बढ़ेगी या अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखेगी 2017 वाला, वो नहीं कर पा रही है। मेरा अनुमान है कि ये इस चरण में 45-55 का रेशियो रहेगा। समाजवादी गठबंधन 55% और ये 45% रहेंगे। जहां से इनको उम्मीद थी, कल इत्तेफाक से थोड़ा एक निजी काम से लखनऊ के देहात से लाना पड़ा, 1-8 घंटा वहां रुका। इलेक्शन भी था, लेकिन पोलिंग सेंटर से हम लोग दूर बैठे थे। वहां केवल एक ही समस्या लोगों के सामने थी कि आवारा पशु की समस्या थी, महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं तो थी। एक चीज और, कुछ युवा लड़कों से बात हुई। युवा लड़कों पर जो धर्म का नशा आज से कुछ साल पहले बड़ा तेजी के साथ फैलाया गया था, वो हट रहा है। ज्यादातर लड़की ये कह रहे थे कि सर 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। उनका कहना भी सही था। अमूमन हर साल 1-2 भर्तियां पुलिस की ही निकलती हैं, फौज की निकलती हैं, बाकी विभागों में है। विभागों में पद रिक्त है, फिर भी भर्तियां नहीं हो रही है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि ये चौथा चरण जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया जाता है, विशेषकर लखनऊ, सीतापुर, खीरी, पीलीभीत, ये हिस्से, वहां पर उनको उतनी आशातीत सफलता नहीं मिलेगी जितनी वो पिछली बार उम्मीद किए थे। ईवीएम पे डॉक्टर पाठक जी ने बहुत सही कहा कि सबसे पहले शंका भाजपा ने उठाई थी। उन्होंने किताब भी लिखी थी और उसका अभियान भी चलाया था। सुप्रीम कोर्ट भी डॉक्टर स्वामी गए थे। लेकिन मैं ओम प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ कि भारी संख्या में मशीनें रहती हैं और 1980 से लेके और 2012 तक जितने भी इलेक्शन यूपी में हुए होंगे, तो चाहे वो लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, या ग्राम पंचायतों के हो, या नगर पंचायतों के, जो भी इलेक्शन हुए हो, उनमें हम लोग, मतलब मेरी भूमिका रही है, एज ए पुलिस अफसर भूमिका रही है और सब में रही है। ईवीएम को बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा है, हैंडल भी किया है, कई लोगों से बात भी हुई है। लेकिन इस बारे में लोग कहते तो हैं कि साहब हैक होती है, लेकिन हैक होते की कोई कंफर्मेशन आज तक नहीं आई है। हाँ, खराब हो जाती है तो उसके लिए जो सेक्टर मजिस्ट्रेट रहते हैं उनके पास स्पेयर ईवीएम रखी रहती है,
तो वो जैसे ही खराब होने की सूचना मिलती है वो ले जाते हैं, मतदान थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर ईवीएम बदल देते हैं और जिस ईवीएम में मतदान पड़ गया रहता है उस ईवीएम को अलग से सील कर दिया जाता है। ये सब चीजें होती रहती है जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव छोटी मोटी दिक्कतें हैं। अब आया प्रधानमंत्री जी का ईवीएम पे बयान, तो जाहिर है कि हताशा का द्योतक है। जैसे ईवीएम पे बयान, साइकिल पे आतंकवादी का बयान, साइकिल पे बम का बयान, आखिरी बार जो भी आपने सुनाया गंगा सांप्रदायिक, दरअसल उनका पूरा ध्यान इसी बात पर है कि हर आदमी जो विरोधी पार्टी का है चाहे किसी पार्टी का, वो सांप्रदायिक मुद्दे पर आ जाए, क्योंकि ये उनकी पसंदीदा पिच है। जैसे ही आप सांप्रदायिक मुद्दे पे आएंगे आप उनसे जीत नहीं पाएंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। और इस बार जो विपक्षी पार्टियों ने जो रणनीति अपनाई है, तो उन्होंने रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य पे किया है, इस इश्यू पर वो ब्लैंक है या कंफ्यूज है, तो स्थिति उनके लिए काफी दिक्कत तलब है। और किसी की, मैं बनारस से आता हूँ, वो बनारस के संकट मोचन के महंत हैं, प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र के बेटे हैं विशंबरनाथ मिश्र। वो IIT BHU में प्रोफेसर है इलेक्ट्रॉनिक्स के और संकट मोचन मंदिर के महंत भी है। महंत ही उनका पुश्तैनी पेशा है। आज उन्होंने बड़ा सही एक वीडियो उनका आया है, उन्होंने ये कहा कि बनारस 7 साल से चुप रहा। वो काशी कॉरिडोर पर बोल रहे थे, मंदिरों के ध्वस्तीकरण पर बोल रहे थे, मूर्तियों के गायब होने बोल रहे थे, तमाम बातें बोल रहे थे। इसको लेकर लगता है कि बनारस जो मोदी स्ट्रॉन्ग होल्ड है कहा जाता है, और वहां से वो 2 बार MP का चुनाव जीत चुके हैं, और ये भी उम्मीद है कि वहां ये चर्चा है कि 4, 5, 6 तारीख को वो बनारस रहेंगे और वहां पे रोड शो करेंगे जिससे वहां की हवा बदलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बनारस से इस बार कोई बहुत अच्छा रिस्पांस उनको पिछली बार की तरह से मिलेगा। अयोध्या की तो ओम प्रकाश जी बताएंगे, अयोध्या का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि बनारस से रहने वाला हूं तो रेगुलर बातचीत होती रहती है। तो मुझे अंत में मैं आपकी की बात से सहमत हूं कि मुद्दे तो इनके पास हैं, लेकिन वो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष आना नहीं चाहता। अभी उक्रेन की बात आई है, उक्रेन और रूस में जो भी हो रहा है, आगे 2-3 दिन में क्या होता है। 20,000 भारतीय छात्र फंसे हैं। एक खबर के अनुसार 30,000 से ज्यादा छात्र यूपी के हैं। यूपी में ही ईस्टर्न यूपी के ज्यादा छात्र हैं, उनके बच्चे, जिनके बच्चे वहां हैं वो परेशान हैं। तो इन सब चीजों को लेकर होगा। लेकिन ये बात भी पाठक जी ने बहुत सही कही कि 2-3 दिन बाद वो उठा लाते हैं, वहां से बचा के ले आते हैं, तो जिसको भी अपनी क्रेडिट बताएंगे। तो क्रेडिट बताना तो खैर इलेक्शन में उनकी आदत है और वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मेरा ये जो अनुमान है और कि चौथे फेज की पोलिंग के बाद कि भारतीय जनता पार्टी को जैसा लगता था कि नहीं वो बिल्कुल इसमें कवर नहीं कर गई, अभी वो पीछे है और काफी पीछे है। और अभी लेकिन 3 फेज, मतलब 5वां के बाद में 6वां 7वां ये भी बाकी है। 5वां 6वां 7वां 27 तारीख 3 तारीख यानी 3 मार्च, 27 फरवरी 3 मार्च और उसके बाद 7 मार्च। क्या समाजवादी पार्टी का जो यहां 4 फेज में 202 का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे, ये जो दावा है, उस दावे में कहीं सच्चाई है क्या, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उसके दावे में यानी समाजवादी पार्टी के दावे में सच्चाई है तो भाजपा का खेल खत्म हो गया है क्या, ये भी जानेंगे। लेकिन आइए एक बार पहले दीपक पासपोर्ट जी आपके पास आऊं, लेकिन उसी प्रयागराज में अखिलेश यादव भी थे। अखिलेश यादव को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को बहुमत की सरकार का फैसला सुना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत की तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर के जाएं। मैं प्रयागराज के अपने नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रयागराज के हमारे नौजवान
5 साल से इंतजार कर रहे थे इनका भाग्य बदलेगा, लेकिन 5 साल इंतजार में कट गए हैं। अब आने वाले 5 साल ये इंतजार नहीं करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयागराज का ये नया नाम रखा है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बदनाम हुआ है। चाहे वो कुंभ का घोटाला हो, चाहे नौजवानों पर लाठी चली हो, और चाहे यहां के लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशों को देखा हो, नाम जरूर बदल दिया, लेकिन बदनामी भी उतनी ही सरकार ने कराई है। हमारे प्रयागराज को उतना ही सरकार ने बदनाम किया है। यहां के लोग कैसे भूल सकते हैं कि जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, यहां के मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। दीपक जी, प्रयागराज का जिक्र करते हुए वो तमाम बातें जो कोरोना काल से संबंधित हैं, जो स्टूडेंट्स से संबंधित हैं और जो प्रवासी मजदूरों से संबंधित हैं, सारी बातें यहां रख रहे हैं। ये एक जख्म जो है, जो पहले ये जो वर्तमान सरकार है उसके दिए हुए जख्म को याद करा रहे हैं, दिला रहे हैं अखिलेश यादव। क्या इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलने जा रहा है अगर प्रयागराज के इस भाषण को सुने तो? ये निश्चित रूप से ये जीवन को टच करने वाले ऐसे विषय हैं, कोर इश्यूज हम जिसको बोलते हैं। और ये अच्छी बात है कि अखिलेश अभी भी अपने इन्हीं मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर, जो जमीनी बातें हैं उस पर वो टिके हुए हैं। शायद उन्होंने पहले दूसरे फेज के बाद ही जान लिया था कि मुझे किन इश्यूज को लेके आगे बढ़ना है। और ये अच्छी बात है कि अभी तक उनका जो नैरेटिव है वो डिरेल नहीं हुआ है दूसरों की देखा देखी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव्स को देख के। न तो वो उस पिच पर जा रहे हैं, और प्रयागराज एक ऐसी जगह है कि जहां पे कुछ चीजों का तो उल्लेख उन्होंने कर ही दिया, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि प्रयागराज ऐसी भी जगह है जिससे हम गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, वो दोनों नदियां यहीं आकर मिलती हैं, और ज्ञान की अदृश्य नदी जो है सरस्वती, वो भी यहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से प्रयागराज जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान तो है ही। उसके अलावा उन्होंने जो इस चीज को टच किया, हालांकि उसको बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं उभारा, उन्होंने कहा कि इसका नाम बदला है। नाम बदला है, इससे भी आप देखिए कि न केवल एक विशेष समुदाय के लोग आहत हुए थे, बल्कि वो लोग भी आहत हुए थे जिन्होंने, जो साहित्य और संस्कृति के लोग थे और जो इस शहर को उसके जो साहित्यिक परंपराओं और इतिहास के लिए इस शहर से प्यार करते थे। एक समय था जब भारत की साहित्यिक राजधानी इलाहाबाद ही हुआ करती थी। आज अगर जैसे ही हम प्रयागराज कहते हैं तो उसमें धर्म और आध्यात्म का पुट ज्यादा आता है, उसके साहित्य और सांस्कृतिक जो बातें हैं वो सब चली जाती हैं। फिर भी अखिलेश की ये बात मुझे इसलिए लगता है कि अपील करेगी और लोगों को टच करेगी, क्योंकि ये बड़ी जमीनी बातें उन्होंने कही हैं। विशेषकर प्रयागराज के जो बच्चे हैं जो जॉब मांग रहे थे, उनके साथ क्या हुआ ये भी वो याद दिला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं चीजों का जो असर है वो नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा पर जा रहा है। इसी से मैं जो ईवीएम को मैं इससे जोड़ना चाहता हूं कि अब उन्हें ये पता चल गया है कि ईवीएम जो है वही एक इनका सहारा रह गया है। हो सकता है हम बहुत सीधे तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे दुनिया में दो मशीनें जो हैं बड़ी रहस्यमय हमेशा से लगती रही हैं राजीव जी। पहली तो है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो आते थे, अभी तक वैज्ञानिक जो है उसका रहस्य नहीं सुलझा सके हैं। अब मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में जो
ईवीएम मशीन जो है इसका रहस्य भी नहीं सुलझाया जा सका है। लेकिन मैं एक चीज को लेकर बड़ा निश्चिंत हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सरकार तो जाएगी, जब भी जाएगी तब शायद ये खुलासा होगा कि भारत के मैंडेट को किस तरीके से उस पर एक बड़ी सेंध मारी गई, उसे आप चोरी कर लीजिए, डकैती कर लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपकी मशीन अच्छी भी है तो भी सरकार का ये लोकतांत्रिक दायित्व है, वो उसको जवाबदेही है कि वो देश की जनता के आगे स्पष्ट करे कि यह ईवीएम है, ये हैक नहीं हो सकती, ये खराब नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। चलिए मान लिया कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो सकती, तो वो ऐसी कैसे खराबी होती है, उसमें वो कौन सी खराबी है कि गलत बटन दबने पर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों उसकी पर्ची निकलती है। कम से कम मैं ये मानता हूं कि ईवीएम जो है कितनी भी लॉयल हो भारतीय जनता के पार्टी के साथ, कम से कम उसके फुल टाइम सदस्य तो बिल्कुल नहीं है, कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं, अल्टीमेटली वो एक निर्जीव चीज है। तो वो ऐसे कैसे जो है फेवर जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी को करती है। ये एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति का प्रश्न है जो मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को भी उसका जवाब देना चाहिए, उसको सरकार को भी देना चाहिए। और चूंकि हमेशा से ये एक तरह से ईवीएम के खिलाफ रहे हैं, डॉक्टर पाठक साहब इसके बारे में बता भी चुके हैं, और ये इस बात की चर्चा बहुत हुई है कि जब आप इसी चीज का विरोध करते थे तो किस तरीके से सत्ता आने के बाद आप कैसे इसके फेवर में बात कर रहे हैं। देखिए अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले ये बात उठाई थी, उन्होंने कहा था एक सभा में कि जैसे जैसे समय बीतेगा पहले इन लोग चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, उसके बाद ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, उसके बाद मतगणना करने वालों पे आरोप लगाएंगे। तो ये जो है अब उसी नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा है। अगर मोदी जैसे व्यक्ति इस हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ईवीएम की जो मशीनें हैं वो अपना फर्ज निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और हो सकता है कि तैनात भी कर दी गई हो। हमारे पास इसके कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन शंका करने का अधिकार तो हमारे पास है, और हम शंका जाहिर कर रहे हैं नागरिक के रूप में, पत्रकार के रूप में। और केवल मैं या आप नहीं कर रहे हैं, इस देश में हजारों लाखों लोगों ने कहा है कि आखिर क्यों ईवीएम के प्रति इतना प्यार है भारतीय जनता पार्टी का एक मशीन के लिए। ये तो बात भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करनी ही होगी, और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि ईवीएम ही क्यों। विशेषकर दुनिया के जितने सर्वश्रेष्ठ जो लोकतांत्रिक देश हैं, जहां पे लोकतंत्र मजबूत है, बाकी प्रभावशाली है, वहां से जब ईवीएम को हटा दिया गया है, आप संसदीय प्रणाली ले आए, वहां से ब्रिटेन से ले आए, तो भाई उसी ब्रिटेन में जो है खत्म कर दिया गया है ईवीएम। आप अमेरिका की ओर देखते हैं कि देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो अमेरिका में अगर आप कहते हैं तो वो अमेरिका भी उसको यूज नहीं करता। तो आपका जो अनुराग है इस मशीन के प्रति वो निश्चित रूप से शंका पैदा करने वाला है। हम आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये मांग तो हम निश्चित रूप से कम मैं तो करूंगा कि ईवीएम जो है वो निर्दोष है, एक बहुत अच्छी प्रणाली है जिसमें कोई सेंध नहीं लगा सकती, और निश्चित रूप से आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं अगर एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में वोट देता हूं तो, और अगर मेरा वोट किसी और को जाता है तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा जो मेरे अधिकार का हनन है इसको मैं ही समझ सकता हूं उस दर्द को। तो मैं ईवीएम के इससे ये हूं कि ईवीएम के ऊपर अगर इतना स्टिक करें तो पहले से देखिए भूमिका बना रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ईवीएम को हम अपना फर्ज निभाने के लिए मैदान में जब भेज देंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, तो ये बात उठेगी, आज नहीं तो कल उठेगी। तो मोदी जो है उसके लिए एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। कल को अगर विपक्ष इस पर आरोप लगाता है तो कहेंगे देखिए हमने तो पहले कह दिया था, ये हार रहे हैं इसलिए ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। तो ईवीएम जो है निश्चित रूप से पिछले 15-20 सालों से भारत के लोकतंत्र में एक बहुत ही बड़ा दखल दे रहा है, और वो दखल जो है वो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। राजीव जी। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे अमलेंदु जी आप ईवीएम की बात अभी से करके, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है कहीं ना कहीं फेस सेव करने की कोशिश कर रही है? देखिए राजीव जी, इसमें दो चीजें हो सकती है जो मैं समझ रहा हूं। एक तो ये कि शायद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते रहे अब तक कि वो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल जो है अपने पक्ष में करती रही है, और ये भी आरोप लगते रहे हैं कि कुछ राज्यों में जानबूझ के वो उपयोग नहीं किए जाते हैं ताकि ये बताया जा सके कि ईवीएम बहुत पवित्र गाय है। जैसे पंजाब का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों का उदाहरण दिया जाता है, मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई थी।
तो हो सकता है कि इसका भी आरोप दिया समाज के बाद की विपद लगाया आरोप, और देखिए कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी हो, जो भी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, तो वो केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने के लिए ज्यादा करेंगे, तब तक चीजें सवाल करेंगे। अपने सारे जो अस्त्र होंगे उनको उत्तर प्रदेश में खर्च नहीं कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक फेस सेविंग का मामला ज्यादा है मुझको, कि अभी से तैयारी शुरू कर दिया, फिर कहा जा रहा है कि देखिए ये तो शुरू से ईवीएम जो है वो गलत है, और ईवीएम आप कह रहे हैं गलत नहीं, आप ईवीएम पे बोल ही नहीं रहे। तो ये भी एक मसला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने और विजय शंकर सिंह जी ने बड़े विस्तार से बताया ईवीएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रेम और दुश्मनी दोनों को लेकर। तो ये जो वीवीएम से जो पर्ची निकलती है, पेपर ट्रेल जिसको कहते हैं, कि आपने वोट डाला, आप देखिए, तो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आदेश दिया था कि ये जो है पर्ची निकाली जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम के प्रति उनका जो संदेह है क्या दूर हो गया। क्या यूपीए सरकार के समय तक जो थी वो बुरी आत्मा थी ईवीएम, और अब जो है वो स्वच्छ आत्मा हो गई है, पवित्र गाय हो गई है, ऐसा कुछ है क्या? दूसरी बात यह है कि मशीनें हैं और मशीन और भी हो सकती है। प्रधानमंत्री का जो है डीआरडीओ जिसकी वेबसाइट है वो हैक हो सकती है, संसद टीवी जो है वो हैक हो सकता है, तमाम चीजें हैक हो सकती हैं। तो ऐसी कौन सी जो है वो अलादीन का चिराग है ईवीएम की, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो ये दावा कर देना कि बिल्कुल ये टेम्पर प्रूफ है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के मित्र रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ अभी हाल ही में अमेरिका में, तो वो बार-बार ये मांग कर रहे थे कि वहां पहले पेपर मत गिरे हैं उनकी गणना ना की जाए। तो अब ये ईवीएम को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेम है, अब इसको आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। बहरहाल ईवीएम का मसला है। जहां तक यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है 4 चरण के बाद, मुझको लगता है कि 4 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ चुकी है, और इसकी संभावनाएं काफी क्षीण है कि वो आगे आने वाले इन 3 चरणों में अपनी नुकसान की कोई भरपाई कर पाएगी। प्रधानमंत्री कुछ नए मुद्दे लेकर के आ सकते हैं, कुछ नई बातें कर सकते हैं, बनारस में जाकर के 5-7 दिन के लिए डेरा डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर से कोई नया प्रवचन हो सकता है, कोई नया धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, हम फिर से किसी धर्मावतारी पुरुष की जो है वो देख सकते हैं गंगा में डुबकी लगाते हुए, सैकड़ों रुपया खर्च करके डुबकी लगाने के लिए। ऐसे ही बहुत से प्रहसन हो सकते हैं, लेकिन प्रहसनों से अब कुछ असर पड़ेगा मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि जो असली पीछे भारतीय जनता पार्टी की वो विफल हो चुकी है अब तक के 4 चरणों में। और जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, उस पिच को किसान आंदोलन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, उसमें गड्ढे बहुत हो गए पिच में, तो फुल टॉस गेम में वहां सब पड़ रही है। तो वो पिच जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो मुनासिब रही नहीं है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि नुकसान कर रहा है। और ये इसका फायदा कौन ले रहा है? मुझे लगता है कि ये जनता जो है, जो हमारे ओम प्रकाश सिंह जी बाबा कहते हैं कि मनई बनाम सरकार जो चुनाव है, तो वास्तव में जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है सरकार के खिलाफ। अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ जनता की भावनाओं को हवा दे रहे हैं और उसको कैश कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से कैश कर रहे हैं। अब आज भी अखिलेश यादव प्रयागराज में जिस तरीके से बोले, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, और हम लोग लगातार जो है पिछले 1 साल से यही चर्चा करते रहे कि विपक्ष को मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। खुशी की बात यह है कि विपक्ष जो है अब जनता के मुद्दों पर ही बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से लगातार असहज होती जा रही, और इन मुद्दों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं है। और विपक्ष जब तक इन मुद्दों पर टिका रहेगा, प्रधानमंत्री से लेकर के और छोटे भाइयों तक की सबकी जो है इसी तरीके से कुल मिलाकर के देह भाषा जो है वो सब कुछ बिगड़ती रहेगी, मुझको ऐसा लगता है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक विधायक जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि वो पुलिस उनकी गाड़ी की चेकिंग कर रही है, वो करके कहते हैं कि आपने बाकी गाड़ियों की भी चेकिंग करी, और फिर कहते हैं कि सही सुना गया है पुलिस के बारे में कि भाई
ये पहले से ही भाप लेते हैं और तुरंत इनका जो है मूड जो है वो बदल जाता है, ये सब भाप लेते हैं, तो हमारी गाड़ियों की जगह की हो रही है, बाकी की क्यों नहीं हो रही। तो ये जो है बताने के लिए काफी है कि क्या सतह पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री क्योंकि जनता की नब्ज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, टटोलते हैं और उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो ये सारी जानकारियां उनके पास हैं और इसीलिए जो प्रधानमंत्री इस तरीके की लगातार बातें कर रहे हैं। जी राजीव जी जी। डॉक्टर पाठक, क्या जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और जो अभी आप लोग बात कर भी रहे थे कि आने वाले समय में अगर जो स्टूडेंट्स को लेके आते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उत्तर प्रदेश से हैं और भी पूर्वांचल से हैं, इन सब का असर देख पा रहे हैं क्या आपकी अगले जो चुनाव की जो चुनाव के चरण होना है, यानी 3 फेजेस, उसमें इसका असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखिए डॉक्टर साहब, अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर इसका सकारात्मक रहेगा। उसकी वजह यह है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहां जो फंसे हुए विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें वापस लाने में बहुत समय जाया कर दिया। हम जानते हैं कि दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को सुरक्षित लेकर आना। भले उनका आईटी सेल, मैंने एक पोस्ट लिखी, उस पर कोई लिख रहा है कि जब इतने दिनों से मालूम था तनाव है तो खुद ही क्यों नहीं आ गए वापस। मान लीजिए वो नहीं आ गए, तब भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, और जब ले आएंगे तो फिर श्रेय लेने लगेंगे। जो अभी ये लिख रहे हैं जो व्यक्ति हमारी पोस्ट पर कि खुद वो लोग खुद वापस क्यों नहीं आ गए वहां से, और जब सरकार ले आएगी तो उसके बैनर पोस्टर छपवा देंगे। क्योंकि जो पार्टी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग सकती है, जो माननीय प्रधानमंत्री पहली बार के वोटरों से, जो 18 साल के होने पर पहली बार वोट देने जा रहे थे, उनसे उन्होंने कहा था क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर नहीं हो सकता? तो जब शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है तो यूक्रेन से लाकर वाहवाही लूटने में कौन सी बुराई है? फर्क इतना है कि अब शायद उस बात का असर इतना न हो अगर सरकार लेके आ भी पाई समय पर। पहले तो अभी लाना बहुत आसान नहीं है। रूस के हमले में जिस तरह वहां हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त हुए हैं, हवाई यातायात पूरी तरह बाधित है, हमारा एक विमान आधे रास्ते से लौट आया। कब और कैसे आ पाएंगे हम नहीं जानते, उसमें से ईश्वर न करे कोई हताहत हो जाए तो इसका उल्टा असर होगा इस विलंब का, जो देरी की है सरकार ने। और अब तक एक सरकार ने कोई सर्कुलर जारी किया है, यानी वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री कल निश्चित तौर पर बोलने लगेंगे अगर एक खेप भी अगर लौट आई सरकार के प्रयासों से, लेकिन वो कितना असर करेगी? आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों विद्यार्थी हैं उसमें, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो बयान हम देख रहे हैं परिजनों के टेलीविजन पे रोते हुए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक विदिशा का मामला आया, उसने फोन किया तो उसे कह दिया गया यूक्रेन थाने में रिपोर्ट लिखाई है। मतलब कमाल है बेशर्मी की। कोई सरकार में बैठा हुआ नुमाइंदा किसी भी विभाग का, उससे कहा उस लड़की की मां से कह दिया गया यूक्रेन के थाने में रिपोर्ट लिखाने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगता, ये जो बेचैनी होगी अभिभावकों की, घर के लोगों की, इष्ट मित्रों की कि हमारे बच्चे वहां फंसे हैं, उसका कोई लाभ ये उठा पाएंगे इस चुनाव में? बाजी अब इनके हाथ से निकल चुकी है। खेल खत्म होने की बजाय मैं आपके आज के शीर्षक को थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल खराब जरूर हो गया है। अब इस खराब खेल को वे अगले 3-4 चरणों में कैसे सुधार पाते हैं, कैसे काबू में लाएंगे, मुझे नहीं मालूम। एक आखिरी बात कहकर मैं आपसे अनुमति लूंगा। मैंने आपसे निवेदन किया था, मुझे 7:30 बजे अनुमति चाहिए। प्रधानमंत्री का जो भाषण आपने सुनवाया उसमें आखिरी वाक्य जो था कि हमने गंगा की सफाई को सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखा। अरे भाई, गंगा की सफाई में प्रधानमंत्री जी क्या सांप्रदायिक नजरिए से देखना चाह रहे हैं? क्या हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं? गंगा तो सबकी है। गंगा को लेकर कब सांप्रदायिक विचार किसी के मन में आया? मुझे तो कम से कम स्मरण नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप लोग रहते हैं, ओम प्रकाश जी हैं, विजय शंकर जी, अमलेंदु जी, आप बताइए कि गंगा की सफाई को लेकर आज तक इतिहास में कोई हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण रहा क्या? अलग से आपने मंत्रालय बनाया, किसी ने आलोचना की क्या? उमाश्री भारती जल समाधि लेने का संकल्प लेती रही, इतनी बार घोषणाएं करी कि गंगा इतनी तारीख तक साफ नहीं होगी, फिर अपनी तारीखें बढ़ाती रही। भगवान उनको लंबी उम्र दे, न लें जल समाधि। लेकिन प्रधानमंत्री ये किस एंगल से, किसके कहने से कह रहे हैं कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण? असल में यह सांप्रदायिक दृष्टिकोण स्वयं उनके मन में होगा। हो सकता है वे गंगा को भी सिर्फ हिंदुओं की नदी मानते हो। अब नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, सब्जियां, पशु पक्षी
सब हिंदू मुस्लिम में इन लोगों ने बांट दी है। तो मुझे ऐसा लगता है खेल खराब हो रहा है, खेल खत्म नहीं हुआ। खेल खत्म करना जनता की जिम्मेदारी है। वो कैसे अगले चरणों में खत्म करेगी हम और आप नहीं जानते। मैं बार बार कहता हूं, मैं ऐसे आकलनों में विश्वास नहीं करता, ऐसे दावे कभी नहीं करता कि कौन सी पार्टी जीत रही है हार रही है। जनता की प्रतिक्रिया दिख रही है कि वो इनसे नाराज है। उम्मीद है आप लोग मुझे अनुमति देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और अपनी बातों को आपने रखा डॉक्टर पाठक, और आगे भी आपसे बात करेंगे। और इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर पाठक जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है प्रयागराज में, उस भाषण के एक अंश के बारे में। आइए एक बार फिर से उस भाषण को सुनते हैं और फिर एक बार फिर से आएंगे ओम प्रकाश जी आपके पास और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में जो सबसे शुरुआत में हमने भाषण आपको सुनाया था, उसको जो साथी बाद में जुड़े हैं जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। किसी ने मैसेज दिया, बड़ा मजेदार मैसेज दिया। वो यहां की राजनीति को बराबर जानते हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने 4थे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। साथियों, ये देश का सौभाग्य रहा है कि हमारे यहां गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखा गया। गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए गंगा जी की बात करें और भी ईवीएम की बात हम कर ही रहे हैं, गंगा जी की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ योजनाओं की बात करें जिन योजनाओं पर विपक्ष जो है वो घेरने में यहां सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना ओपीएस है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। इस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओम प्रकाश जी, इसका असर चौथे फेज पर दिखाई दिया क्या, और क्या अभी, क्योंकि अब तो चूंकि परसों 5वां फेज है, 5वें फेज का मतदान 27 तारीख को, और उसमें एपी सेंटर अयोध्या है जहां आप बैठे हुए हैं, और आज योगी आदित्यनाथ की रैली भी, क्या कुछ है जरा बताइए आप। देखिए, इस पूरी चर्चा के दौरान जो 2-3 विषय आए हैं, पहले उस पर बात हो जाए। एक तो यूक्रेन का जो मामला है, जो भारतीय फंसे हैं, जो चीजें हैं, और जिसको ये बताया जा रहा है कि मोदी जी उसको कैश कराएंगे, हवाई जहाज आ जाएगा, लड़के आ जाएंगे। जब से ये किसान आंदोलन, ये उनका ये सारे टोटके चलते थे, और किसान आंदोलन के पहले तक वो जो भी बोलते थे, चीजें करते थे, तो विपक्ष भी उसी पर बात करता था। वो तोता मोर नचावे, ताली बजवावे, तो विपक्ष उसी पर बात करने लगता था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद परिस्थितियां बदली हैं, और अब हर आदमी के पास जो है वो सूचनाएं उनसे ज्यादा, जैसे रोते हुए बच्चों की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, उनके बच्चों के बयान आ रहे हैं। ये मोदी और भाजपा जो कहना चाहते हैं या जो प्रचारित करना चाहते हैं, उसके पहले ही भारतीय जनमानस में पहुंच चुका है। तो अब उनके ये सारे षड्यंत्र चलने वाले नहीं। दूसरी बात, जो गंगा की बात कर रहे हैं माननीय मोदी जी ने, जो कहा कि सांप्रदायिक नहीं हुई, मैं आपको बताऊं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मामला था वो तो निपट गया है। इसके अलावा 34 मस्जिदें हैं अयोध्या की सीमा में, 5 किलोमीटर की जो सीमा है अयोध्या की, उसमें 34 मस्जिदें हैं, और उसमें रोज नमाज होती है। कहीं पर कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है। सरयू का जल जो है संत सुबह नहाते हैं, तो अजान भी उससे होती है, आचमन भी नमाजी करते हैं।
बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुकदमे के जो दो महत्वपूर्ण पैरोकार थे महंत रामचंद्र परमहंस जी और हाशिम अंसारी स्वर्गीय, दोनों लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मुकदमा लड़ने एक ही तांगे पर बैठकर जाते थे और एक ही तांगे से बैठकर वापस आते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे और चीजें। तो ये जो बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा इधर जो है चीजों को, तो मुझको लगता है कि ये चीजें कतई चलने वाली। नौजवान, देश का किसान, सारे लोग जान चुके हैं कि अब हम किन मुद्दों पर बात किया जाए। मुझे लगता है जैसे इस पे जो आज आपने टाइटल दिया कि बीजेपी का खेल खत्म चौथे चरण के बाद, मैंने कल भी कहा था कि नहीं, खेल नहीं खत्म हुआ है। और ना तो अखिलेश की बात सही है कि हम आ गए पूरा बहुमत 202 का जो आंकड़ा है, ये जरूर है कि 150 से 160 जो मेरा आकलन है, वहां तक समाजवादी पार्टी मुझको पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये जो 5वां चरण होने जा रहा है, ये 5वां चरण उनको बहुमत जरूर दे देगा। 202 का जो मैंडेट है, जो आंकड़ा है, वो इसको छू लेंगे और छठे 7वें चरण में उनको इतनी सीटें मिलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यपाल के माध्यम से और किन्हीं माध्यम से कोई खेल करना चाहती है तो वो नहीं होगा और बहुमत की सरकार आ जाएगी। जिन मुद्दों पर अभी जैसे कि दीपक जी कह रहे थे कि जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने बोला, योगी जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, बेरोजगारी का, ओपीएस का और बीपीएड संघर्ष। अभी देखिए, आपने जब अखिलेश की क्लिपिंग दिखाई थी तो उसमें तमाम पोस्टर्स पे बीपीएड संघर्ष मोर्चा, निदेशक, शिक्षा मित्रों के वो लहरा रहे थे। आज जो बड़ी बात हुई है, अयोध्या में 2 सभाएं इन्होंने की है, योगी आदित्यनाथ ने 12-12 मिनट की उन्होंने सभाएं की हैं, टोटली 12 मिनट गिन करके। 2 मिनट उन्होंने निकाला है संबोधन में और भारत माता की जय और वंदे मातरम बुलवाने में। 5 मिनट उन्होंने अखिलेश के जो मुद्दे हैं इन बात की है। अभी तक क्या होता था कि विपक्ष के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर बैटिंग करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर बोल रही है। आज योगी ने कहा कि हमने 1 करोड़ लैपटॉप बांटे, हम इसको 2 करोड़ करेंगे। हम गरीब कन्या धन का जो हम 51,000 देते थे 1 लाख देंगे। मैंने जितनी योजनाएं थी, आज योगी जी ने उसको डबल कर दिया कि अगर आप हमें बनाएंगे तो हम इसको डबल करेंगे। और उन्होंने भी ये कहा है कि मैं की जनसभा में कि हम हर उत्तर प्रदेश के हर घर के एक नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी न मिल पाई तो योगी वाले आत्मनिर्भर के बनाने में हम जो है उनको रोजगार की दिशा में भेजेंगे। अभी और आगे जब चर्चा होगी तो मैं अयोध्या की जो आज उनका रोड शो है उस पर भी बताऊंगा। लेकिन हालात ये है कि कल जो गुब्बारे लगाए गए थे रोड शो के लिए योगी जी के, आज जब उनका रोड शो हुआ तो पिचक गए थे। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई है, गुब्बारे पिचक गए हैं। ये टोटली अभी तक का सीन है। बाकी पूरे फैजाबाद मंडल का 5वें चरण का जो चुनाव है, क्या परिस्थितियां है, अभी भी बात आगे बढ़ेगी तो उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विजय शंकर सिंह जी, क्या जो स्थिति जो खराब बताई जा रही है, हालत बीजेपी की खराब बताई जा रही है, और साथ साथ जब अगले चरणों की हम बात करें तो अगले चरणों में खासकर 5वां चरण जो है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? और यहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल, इनको किस जगह पे आप पाते हैं अगर तुलनात्मक बताया जाए और आज की तैयारियों को देखा जाए, और साथ साथ ये देखा जाए कि ये जो चुनाव पिछले 4 चरणों का जो हुआ है, इन 4 चरणों में जिस गति से समाजवादी पार्टी आगे उभर करके आती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी की सभाओं में जितनी भीड़ नजर आ रही है, उन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो 5वें फेज को कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं दोनों दलों के लिए? अगर ओम प्रकाश सिंह जी की बात पर गौर फरमाएं हम कि अब तक ये मान लें कि 4 चरणों में समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुमत से अभी दूर है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और 5वें फेज में शायद समाजवादी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर जाए। क्या कहेंगे? की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 4वें चरण की समाप्ति के बाद समाजवादी पार्टी आगे है और भाजपा पीछे है, और काफी पीछे है। अच्छा, दूसरी चीज, अगले चरण में क्या होगा? तो युद्ध हो, खेल हो या चुनाव हो, इन तीनों चीजों में एक चीज या परीक्षाएं हो, इन चारों चीजों में एक चीज कॉमन रहती है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो उस शुरुआत में आपकी क्या मनोदशा रहती है। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल दोनों मिलकर आगे बढ़े हैं और भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है अभी तक के रुझानों के अनुसार, वही सिलसिला दूसरे चरण में रहा, तीसरे चरण में रहा, उतना नहीं तो उससे कम थोड़ा बहुत रहा होगा, तो 4थे चरण में रहा है।
तो एक आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी में आया है, गठबंधन में आया है और लोगों में भी आया है। और दूसरी चीज ये है कि इस चुनाव को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। अगर आप पीछे जाना चाहेंगे, 1977 में हम लोग स्टूडेंट थे, बीएचयू में बनारस में पढ़ते थे, वहीं रहने वाले थे और इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद के चुनाव फेस कर रही थी। उस चुनाव में एक ही पर्पस था कि इंदिरा गांधी को हटाओ। क्यों हटाओ, कैसे हटाओ, ये सब कुछ नहीं पता है, लेकिन इंदिरा गांधी को हटाना चाहिए। निश्चित रूप से जेपी मूवमेंट की वजह से सारे विरोधी दल एकत्र हुए थे, लेकिन फिर भी जनता बजट थी कि नहीं, इंदिरा गांधी को दोबारा नहीं आने देना है। कारण इमरजेंसी था, इमरजेंसी इजाजतियां थी और भी कुछ रहा होगा, लेकिन परिवर्तनकामी जनता का मन बन गया था। आज की स्थिति भी बिल्कुल वही है। और ये ओम प्रकाश जी ने वो सही बात कही है, आज यूक्रेन से ले भी आते हैं तो सूचना तंत्र का जो लाभ अब तक वो उठाते रहे हैं, वो अब उनका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। मेरे मोबाइल में इसमें कम से कम 5-6 वीडियो ऐसे हैं जो यूक्रेन के बच्चों के हैं, ऐसे मैसेजेस हैं, ट्वीट्स हैं जो कि लगातार हो रहे हैं। तो जाहिर है अगर हमारे घर का कोई बच्चा नहीं है, गांव का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इतना तो जुड़ाव है कि साहब कहीं किसी के बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में सवाल सरकार से उतना लाजमी है कि आप अब तक क्या कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि अगले चरण में क्योंकि अयोध्या आ रहा है और अयोध्या को लेकर हम लोग बड़ा ये सोचते हैं कि अयोध्या के लिए लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, लंबे समय तक इनका एजेंडा रहा है। अदालत ने आदेश दिया, मंदिर का बनना शुरू हो गया। मैं अयोध्या में जब ये शिलान्यास शुरू हुआ था, उसके बाद 1992 छोड़कर करीब 89, 90, 91 3 साल लगातार वहां पर मैं 3-3, 4-4 महीने सरकारी ड्यूटी में काम पे जाता रहता था। वहां का वातावरण कमजोर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश जी। महंत जी को और वो जो मुस्लिम पैरोकार थे उनको महंत जी के आश्रम में मैंने कई बार बैठे देखा। एक बार महंत जी ने मुझे परिचय कराया, तब मुझे भी हैरानी हुई। तो बहुत कुछ वहां का वातावरण ऐसा नहीं है, लेकिन अब एक इश्यू मिल गया था, उससे बना दिया गया तो हो गया है। तो मेरा यह कहना है कि 5वां चरण में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद भले करे, क्योंकि 5वें चरण में एक समस्या बहुत ज्यादा है, वो जो छुट्टा जानवर की। ये बरेली के गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, अकबरपुर, उस इलाके में मिलते हैं, रिश्तेदारियां भी है, बातचीत होती रहती है। हर आदमी इन सब चीजों से बहुत दुखी है। तो मेरा कहना है कि 5वें चरण में समाजवादी पार्टी कम से कम अपना बहुमत का आंकड़ा टच कर लेगी और आगे तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में अपना वो आ ही जाएंगे, जैसा कि उनका अनुमान है। लेकिन फिलहाल हम आप जो भी बातें कर रहे हैं ये एक अनुमान है और अभी जब तक 5वां चरण हो न जाए तब तक कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल वो बढ़त पे और अच्छी खासी बढ़ते हैं। पार्टी फिलहाल बढ़त पे है और अच्छी खासी बढ़त पे है। 5वें चरण के बाद जो दावा है समाजवादी पार्टी का कि बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। क्या ऐसा होता है? देखिए, अनुमान है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे तमाम साथी, वरिष्ठ साथी जो यहां बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अनुमान है। रिजल्ट 10 मार्च को आएगा और उस दिन हम सुबह 6 बजे से आपके साथ रहेंगे। लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषणों पर, उस भाषण में ईवीएम के मुद्दे पर। और ईवीएम का मुद्दा लगातार 4 चरणों में आता रहा है। कहीं गड़बड़ियां हुई, कहीं कुछ और हुआ, कहीं बताया गया कि दबा कुछ और बटन रहे हैं और दिखा कुछ और रहा है, यानी कि कमल का फूल आ रहा है। तो क्या ये ईवीएम में सेटिंग होती है? क्या ईवीएम में हैकिंग होती है? क्या ईवीएम मशीन जो है वो हैक हो सकती है? क्या जैसा कल लखीमपुर खीरी से कुछ खबरें आई ऐसी कि ईवीएम को साइकिल के निशान को ग्लू से चिपका दिया गया था और उसको दबाए तो दबे नहीं, ऐसा भी है क्या? तो बहुत कुछ है, लेकिन इन बातों से इतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमारे साथी ने अभी कही थोड़ी देर पहले कि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था और ममता बनर्जी ने कहा था कि इतने वोट दे दो, इतना दे दो कि ये 5-10 हजार कोई मायने ही नहीं रहे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस तरफ भी देख रही है? तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ एक छुट्टा पशुओं की बात आ रही है। अभी विजय शंकर सिंह जी बोल रहे थे और जब पूर्वांचल की ओर हम जा रहे हैं, हालांकि पश्चिम में भी छुट्टा पशुओं का मामला जो है वो बहुत ज्यादा था चर्चा में, लेकिन जैसे जैसे उधर जा रहे हैं वैसे वैसे जैसे बाराबंकी में कुछ घटना घटी, वैसे बहराइच में कुछ ऐसी घटना घटी, सुल्तानपुर की घटना है छुट्टा पशुओं को लेकर के। तो
अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास क्या खबरें हैं छुट्टा पशुओं को लेकर के? और क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोबर इकोनॉमी भी समझा रहे थे, इसलिए भी समझना चाहता हूं कि अब पूरे 5 साल तो साहब आपने गोबर इकोनॉमी पे कोई बात नहीं की, लेकिन अब कह रहे हैं कि छुट्टा पशुओं को बांध के अपने पास रखिए और उसके गोबर से आप बहुत कमा सकते हैं। और ये इकोनॉमी अब अगले 5 साल जब आप हमको सरकार चलाने देंगे, यानी जनता जब उनको सरकार चलाने देगी, तब वो इकोनॉमी बताएंगे कि इससे क्या फायदा होगा। लेकिन तब तक इधर दुनिया में जो हलचल मची हुई है उससे इकोनॉमी का क्या हो चुका है, या आज जो इकोनॉमी गर्त में जा रही है, वो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन छुट्टा पशुओं पे और खासकर गोबर इकोनॉमी पे आपसे चाहता हूं कि आप इस पे अपनी टिप्पणी करें। देखिए राजीव जी, एक तो प्रधानमंत्री की एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री पूरे भारत में ये नजर रखते हैं कि कौन सी सरकारें कहां क्या अच्छा काम कर रही हैं, और फिर बाद में उसको अपना के जो है बताना चाहते हैं कि ये काम तो मेरा किया हुआ है। कि गोबर इकोनॉमी जो है, दीपक जी यहाँ बैठे हुए वो अच्छे तरीके से समझाएंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने गोबर इकोनॉमी जो शुरू की और घोषणा की कि हम गोबर खरीदेंगे, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विरोध किया इस गोबर इकोनॉमी का छत्तीसगढ़ में, कि ये जो है गोबर इकोनॉमी की क्या की जा रही है। अब प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि गोबर इकोनॉमी की जाएगी, लेकिन ये गोबर इकोनॉमी जो है इसकी नौबत उत्तर प्रदेश में क्यों आ रही है, प्रधानमंत्री को क्यों मजबूर होना पड़ा है? अब सवाल ये है, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश के अंदर कोई समस्या है। और ये बात जग जाहिर है कि ये समस्या पैदा की हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। जिस तरीके से यहाँ लागू की गई नीतियां और गौवंश को लेकर के जो सब कानून बने और सब उनमें संशोधन हुए, उससे इतना ज्यादा लोग प्रताड़ित हो गए कि अभी आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय को ये खरोच नहीं लगनी चाहिए। तो ये सारी समस्याएं और किनको आई है? तो इससे मुसलमान परेशान नहीं हुआ, लिंचिंग जरूर हुई मुसलमानों की गाय के नाम पे, लेकिन जो परेशान होने वाले लोग थे वो सब हिंदू थे। 100% लोग जो थे परेशान होने वाले हिंदू थे इस गाय इकोनॉमी से, जो योगी आदित्यनाथ का जो गाय प्रेम जिस तरीके से दिखाई पड़ा। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में बन चुका है। और जब जैसे जैसे आप पूरब में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पूरब में पशु जो है वो एक आय का साधन भी है, रोजगार का साधन भी है, और अब वो जो सेवा भी है जो सरकार ने पैदा कर दिया है। तो ये समस्या जो है सरकार की पैदा की हुई है। तो ये बड़ी समस्या जो है आगे आने वाले चरणों में निश्चित तौर पर रहेगी, और इससे बचने का रास्ता जो है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री आज जो घोषणा करके जा रहे हैं, ये समस्या तो 2019 में भी ये बात उठी थी कि उस समय तो आपने पुलवामा के नीचे दबा दिया था गाय गोबर को, लेकिन अब कोई पुलवामा अभी तक नहीं मिला है। कल को उक्रेन की एरिया हो सकता है दबा दे इसको गाय गोबर को, लेकिन अभी तक उक्रेन से भी जो है कोई अच्छी खबर मिलने वाली नहीं दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो पुलवामा जैसा कुछ जो है मदद करेगा उक्रेन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव। तो ये जो नंदी का जो प्रकोप है, नंदी का प्रकोप भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित तौर पर सहना पड़ेगा। अभी तक तो किसान सह रहा था और किसान के अलावा आम जनता भी सह रही थी, और जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, कई घटनाएं हुई हैं, लोगों के परिवार में सब तहस नहस हो गए, कई परिवार उजड़ गए इस गाय प्रेम की वजह से। तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बूमरैंग साबित होगा, और इससे निपटने का मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जो है कोई उपाय भारतीय जनता पार्टी के पास निकला है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ये कह देने से कि गोबर इकोनॉमी बनेगी, तो गोबर इकोनॉमी बनेगी, जब बनेगी तब बनेगी। अभी आपने क्या उसका इंतजाम किया? और ये इकोनॉमी की समझ तो प्रधानमंत्री को है ना। जब प्रधानमंत्री आकर के घोषणा कर रहे थे बनारस में कि गाय हमारे लिए जो है वो क्या पूजा का है और दूसरों के लिए क्या कुछ होगा, तो उस समय प्रधानमंत्री को यह आभास होना चाहिए था कि ये समस्या है। तभी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था इस समस्या को लेकर के, क्योंकि अब जो 3 चरण निकल चुके हैं, उन 3 चरणों में भी ये समस्या क्योंकि जिस तरीके से आई सामने निकल करके लोगों ने इस पर वोट दिया, तो चीजें सामने आई है। जैसे कि वीडियो सामने आए हैं लोगों के सोशल मीडिया पे, जो सब कह रहे हैं वोट देकर निकलते हुए, जो कह रहे हैं कि हमने इस समस्या पर वोट दिया है, उससे ये समझ में आने लगा कि अब ये मसला जो है वो बड़ा होता जा रहा है, पूरे प्रदेश में ये मसला है।
तब प्रधानमंत्री उस तरह की बातें करने की आवश्यकता पड़ी। तो मुझे लगता है कि इस कह देने से कि गोबर इकोनॉमी बनेगी, उस गोबर इकोनॉमी से बनने बिगड़ने वाला नहीं है। कम से कम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई बचत होने वाली नहीं है। राजीव जी, इकोनॉमी क्या छत्तीसगढ़ के ये जो गोबर इकोनॉमी है और उसी तर्ज पे होगी या कुछ और है? जरा दीपक पाचपोर जी, क्या ये जो छुट्टा पशुओं का मामला है, ये अब जाकर के बीजेपी को समझ में आया है कि इससे हमको घाटा हो सकता है, इसलिए चलो इस पर भी बात कर लो, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं, जो गोब्रोनॉमिक्स जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रवर्तित, और जो उत्तर प्रदेश में उसको जो लागू करना चाहते हैं, उसमें और छत्तीसगढ़ के इसमें अभी तो बड़ा व्यापक फर्क है। ये जरूर है कि जब इम्प्लीमेंट करने की नौबत आएगी तो स्कीम प्रॉपरली बनेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन देखिए, उसमें ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में उसको एक संस्थागत रूप से उसको ये किया गया है। सरकार ही उसके कस्टोडियन है उस स्कीम की। वो क्या करती है कि यहाँ पे गौठान बनाए गए, लगभग 7,000 गौठान अलग अलग गांवों में बनाए गए, जिसमें पशुओं को एक जगह रख दिया जाता है, वो दिन भर वही रहती है। उनके लिए बाड़े बनाए गए, 10-10 हजार रुपए ग्राम पंचायतों को दिया गया और उसको चारों ओर से कवर करके वहां पशु रहते हैं, वहां पानी की व्यवस्था है, वहां पे उससे बहुत सारी चीजें भी बना रहे हैं। अब ये मतलब इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी स्कीम है ये। और यहाँ तक कि इस स्कीम के लिए यहाँ के जो आरएसएस का जो संगठन है छत्तीसगढ़ का, उसने भी जाके भूपेश बघेल जी को बधाई दी थी और कहा था कि आपने बहुत अच्छी स्कीम लागू की है। बहुत ही अपवाद स्वरूप एक ये बात रही है कि आरएसएस के लोगों ने जाके अब अच्छे बड़े पदाधिकारी ने जाके मुलाकात की, प्रतिनिधि मंडल गया। उत्तर प्रदेश में क्यों इसमें समस्या आ सकती है और ये बहुत व्यवहारिक इसके शायद नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में वहां पर पशुधन जो लाइव स्टॉक है उसकी जनसंख्या जो है 17% बढ़ी है, 17%। पहले से ही कुछ राज्य जो भारत के हैं जिसमें पशुधन बहुत अच्छा है, उसमें एक उत्तर प्रदेश भी था। लेकिन उसको आप अगर लोगों के लिए छोड़ देंगे तो ये वैसी स्कीम हो जाएगी जैसे कि नाली के गैस से पकौड़े बनाने का जो व्यवसाय है वो वैसा ही हो जाएगा। आज क्या है कि आज हर व्यक्ति को दूध तो चाहिए लेकिन उसको गोबर नहीं चाहिए। हर शहर में ये हो रहा है कि डेयरीज को बाहर ले जाइए, आपका दूध वाले बेचारे बाहर जाएंगे, दूध को बेचने के लिए शहर में आएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। एक बार मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा था कि नेहरू जी जो थे उन्हें ग्रामीण विकास की या खेती किसानी की बहुत जानकारी नहीं थी, वो अनभिज्ञ थे। उन्हें ये मोदी जी का कहना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला चुनाव चिन्ह था वो बछड़े और गाय का चुनाव चिन्ह था, और उसके बाद जो बदला था वो 2 बैलों की जोड़ी का था। कांग्रेस जो है उसने हमेशा से ग्रामीण विकास को, कल भी अपनी इस पर चर्चा की थी कि अब ये जो बातें हैं गांव की समस्याएं, ये अच्छी बात है, वरना मोदी जी अभी तक जो है वो भारत को पूरा एक कॉर्पोरेट इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बनाने की जो उनकी तमन्ना थी, अब उनको लग रहा है कि वो वैसा व्यवहारिक नहीं जब तक आप गांवों की ओर नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी बात है अगर वो चाहते हैं कि करें। हालांकि इसके लिए उनके पास कोई ऐसा फिलहाल तो कोई ऐसा रोड मैप नहीं नजर आता। चलिए मान लिया यहाँ चुनाव है, आप शायद सारी बातें नहीं कर सकते, आपके जहां बाकी बीजेपी की जो स्टेट्स है वहां करके दिखाइए। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी इस स्कीम को लागू करने में अच्छी खासी मुश्किल आ रही है, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा गया, एनजीओ को जोड़ा गया, तो ये उतना आसान नहीं है। दूसरा जो मैं 1-2 बातें और कहना चाहूंगा राजीव जी, कि इसके पहले जो मोदी जी का जो भाषण जो सुनाया गया है उसका जो अंतिम वाक्य है बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गंगा को जो है सांप्रदायिक नजर से नहीं देखा गया, ये बड़ा सौभाग्य है। असली बात तो ये है कि इन सब चीजों को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखने का काम तो स्वयं मोदी जी ने किया है। देखिए, इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज बदला तो उसमें किसी मुस्लिम को दिक्कत नहीं हुई, और जब वो इलाहाबाद था तो हिंदुओं को दिक्कत नहीं थी। बाबरी मस्जिद जब गिरी तो हिंदुओं को भी दुख हुआ, और राम मंदिर जब बना तो वो मुस्लिमों को भी उसमें खुशी हुई। इसमें सांप्रदायिकता की ऐसी कोई बात कभी भी नहीं रही है। तो गंगा, अब हम गंगा के किनारे जब प्रधानमंत्री मोदी को जब वाराणसी पहुंचना पड़ेगा तो वहां के लिए ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा की जो स्कीम है ये पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई है। वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि पिछले 7 वर्षों में एक बूंद पानी भी प्योरीफाई नहीं हुआ है, कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ है। मतलब इसको लेके इसलिए उमा भारती जो है वो हटी, ये मंत्रालय संभाले जाना बड़ा मुश्किल था। और तीसरी जो यूक्रेन की बात है, तो यूक्रेन का भी इसलिए अब कोई बहुत ज्यादा फायदा
इनको इसलिए नहीं मिलेगा कि अब एक शक्तिहीन नेता के रूप में इनकी छवि बन चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की। हाँ, आज से 5-6 साल पहले ऐसा होता, उनके समर्थक कहते हैं कि पूरा यूक्रेन और सोवियत जो रूस है, ये बॉर्डर पर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि कब जो है वो अपने मोदी जी पहुंचे और युद्ध रोकवा दे, या कोई वहां पर जाकर शांति का प्रवचन दे या कर्म का प्रवचन दे। वैसे ही जैसे कौरव और पांडवों की सेना के बीच कृष्ण जी ने पहुंच के वहां पर भाषण दिया था। लेकिन अब समर्थक जान गए हैं ये 56 दिन चुटपुट वगैरह कुछ नहीं है, ये सब जो है एक फिजूल की बात है जिसमें हम लोग आए हैं। आप ये इस पर क्या नाम सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया को हमेशा एक पैमाना मानता हूं। ऐसे समय में जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमें सही खबर नहीं दे रहा है, वहां पे एक अच्छा खासा सन्नाटा, वहां पे यूक्रेन वगैरह को लेके कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं बांधी जा रही है मोदी जी से। दूसरी बात, जिसका मीडिया भी जो है, मीडिया भी एक कमजोर हो गया है और लोगों को पता चल गया है कि कौन सरकार के साथ का मीडिया है, कौन नहीं है। तो इसलिए इन चीजों का फायदा भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उठा पाएगी। एक बात, अंतिम बात, नवाब मलिक का फायदा अभी तक 24 घंटे तो हो गए कम से कम, अभी तक वहां पे बहुत ज्यादा कुछ किसी को फायदा नुकसान होता नहीं दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाब मलिक वाला मामला जो है वो भी वहां पर ठंडे बस्ते में जाएगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह जो है अगले 3 चरणों में भी वैसी ही कठिन बनी रहेगी जैसे कि अब तक के 4 चरणों में थी। राजीव जी, कि अब तक की 4 चरणों में थी वैसी स्थिति बनी रहेगी अगले भी 3 चरणों में। लेकिन जब गंगा की बात हो रही है और गंगा किनारे के रहने वाले हैं हमारे साथ विजय शंकर सिंह जी। विजय जी, जरा बताइए कि गंगा को लेकर के खूब राजनीति हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला अवतार बनारस में मां गंगा ने बुलाया है, यहां से इस डायलॉग से शुरुआत हुई थी। लेकिन अब जब प्रयागराज में हैं और गंगा को, उनको खुशी हो रही कि गंगा को लोगों ने सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखा, क्या अब चूंकि गंगा बेल्ट और जो पूर्वांचल की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें ये डायलॉग आने वाले समय में बीजेपी के लिए कोई मुद्दा दे सकता है क्या? और आने वाले समय में क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है क्या? प्रधानमंत्री का इशारा किस तरफ है और उससे वहां की जनता क्या इस तरफ अब जो कि चौथे फेज तक लूज कर रही है, हार रही है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन लूज करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, जो पिछली दफा जितनी सीटें आई थी उससे कम आ रही हैं। ऐसे में अब ये तीन जो चरण है, इन 3 चरणों में गंगा मैया कितनी सफलता दिला पाएंगी? 14 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उसके बहुत पहले 1985 में ही जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। उस समय वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और गंगा एक्शन प्लान जो बनारस में जो डिपार्टमेंट में शुरू हुआ बीएचयू में, उसके जो डायरेक्टर थे या प्रोफेसर थे तो मेरे क्लास फेलो थे, डॉक्टर बीडी त्रिपाठी। अभी भी वो गंगा एक्शन प्लान से जुड़े हुए हैं, वो थे। और अभी महंत जी जिनका मैंने जिक्र किया, विश्वेंद्र नाथ मिश्र, इनके पिताजी वीरभद्र मिश्र जी, क्योंकि वो केमिकल इंजीनियरिंग के थे प्रोफेसर, वो लोग जुड़े थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 84-85 की बात। गंगा एक्शन प्लान में ये रखा गया था कि जो नाले गंगा में गिरते हैं उन नालों को मोड़कर बाहर ले जाया जाए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए और उनको फिर खेतों में सिंचाई के रूप में ले जाया जाए। काफी शहरों में ये काम हुआ, गंगा किनारे जितने शहर थे सब में ये काम हुआ। कानपुर में भी हुआ, इलाहाबाद में भी हुआ और बनारस में भी हुआ। बिहार का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वहां भी कुछ काम हुआ ही होगा। उस समय ये योजना थी कि ये इन गंदगी का पानी गंगा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जैसे कि होता है, कुछ भ्रष्टाचार के कारण, कुछ योजनाओं के लागू न हो जाने के कारण, सरकार के बदल जाने के बाद सरकार की प्राथमिकताओं के बदल जाने के कारण इन सब चीजों का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। 1998 में हम लोगों ने, मैं उसमें यूपीपीएससी यानी कानपुर में तैनात था, हम लोगों ने हरिद्वार से वाराणसी तक नाव से गंगा में सफर किया था। तो गंगा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था जो सर्वे करने के लिए कि कहां से नाले गिरते हैं बनारस वो गंगा में। तब तक कानपुर में भी नाले गिर रहे थे और आगे इलाहाबाद में भी थे और बनारस में भी थे। जाहिर है इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
बजट बहुत आया, लेकिन गंगा जितनी उम्मीद थी उतनी साफ नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि गंगा एक्शन प्लान या गंगा के प्रति उन्होंने ही कोई जन चेतना या अपनी पार्टी की चेतना या सफाई का कार्यक्रम शुरू किया है, ये सही नहीं है। रहा सवाल सांप्रदायिकता का, तो राकेश पाठक जी ने बहुत सही कहा कि गंगा को कभी किसी ने सांप्रदायिक नजरिए से देखा ही नहीं है। मेरा गांव बिल्कुल गंगा के किनारे है। हम नाव से अपने गांव जाते हैं, मतलब अब तो पुल बन गया है, जब पुल नहीं था तो नाव से जाते थे और घाट से उतर के पैदल अपने घर जाते थे। गंगा घर के पास बाढ़ में आ भी जाती थी। वहां पे किनारे पे मुस्लिम परिवार भी थे, सब लोग थे। बनारस में है, कानपुर में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गंगा को किसी ने सांप्रदायिक नजरिए से देखा। नदी, हवा, पानी, इन सब चीजों को सांप्रदायिक नजरिए से कोई नहीं देखता है। लेकिन अब उन्होंने इसलिए कहना शुरू किया है कि कुछ नहीं तो यही एक इशू मिले। पर्पज गंगा नहीं है, पर्पज यह है कि कोई ऐसा मुद्दा मिले जिस पर सांप्रदायिक एंगल ढूंढा जा सके, सांप्रदायिक एंगल आ जाए। जैसे कर्नाटक हुआ तो भी फुसफुस हो गया, उसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात किसान आंदोलन की ये रही कि किसान आंदोलन में जो सामाजिक सद्भाव में टूटन आ गई थी आज से करीब 5-6 साल पहले, उसको बराबर किया। और मुस्लिम समाज या हिंदू समाज जो भी है, इन दोनों ने इतनी समझदारी दिखाई है कि ये जरा जरा सी बात को उबलते नहीं है, कौवा कान ले गया वाले स्टाइल से भागते नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और यही एक कारण था जो भारतीय जनता पार्टी को असहज किए हुए हैं, क्योंकि असल मुद्दे पर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। असल मुद्दे पर वो ब्लैंक है या कंफ्यूज है। सांप्रदायिकता की चीज को वो भावना अच्छी तरह से उभार सकते हैं। अब गंगा को लाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गंगा के सांप्रदायिकरण की बात करने से बहुत कुछ लाभ उन्हें होगा। बहुत कुछ लाभ नहीं होने वाला। गंगा के सांप्रदायिक मुद्दे को ले उठा लें या गंगा सफाई की बात कर लें या कुछ और कर लें, लेकिन गंगा का जब आप जिक्र करेंगे तो कोरोना काल याद आएगा और फिर उल्टा कह सकते हैं कि बैकफायर करेगा। लेकिन अयोध्या की बात भी करना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाऊं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी से थोड़ी देर बाद लगभग 8:30 पौने 9 के बीच में हम स्पेशल कवरेज लाइव बुलेटिन लेकर के आएंगे रूस और यूक्रेन पर। कुछ साथी हमारे रूस से जुड़ेंगे हमारे साथ और क्या कुछ चल रहा है इस पर पूरी नजर हमारी है। दिन में भी हम आपके साथ आए थे और स्पेशल कवरेज के साथ में रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या कुछ चल रहा है, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है भारत पर, और रूस और यूक्रेन के बीच क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी हॉट सीट अयोध्या की। अभी अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी और लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं। अयोध्या की बात अभी करते करते रुक गए थे इससे पहले जब उनका वक्तव्य आ रहा था, और कह रहे थे कि अभी अगले उसमें बात करूंगा। जी ओम प्रकाश जी, अयोध्या आज गए हुए थे योगी आदित्यनाथ। 12 मिनट, 2 जगह 12-12 मिनट के आप जिक्र कर रहे थे कि 12-12 मिनट उन्होंने भाषण दिया। इन 12 मिनट के भाषण से क्या कुछ, क्योंकि भाषण का तो समय बिल्कुल असीमित यहां दिखाई देता रहता है, कोई आधे घंटे बोलता है, कोई 40 मिनट बोलता है, लेकिन ये 12 मिनट में सिमटना, और गुब्बारे जो थे उसकी हवा निकल गई। जो कल गुब्बारे लगाए गए थे स्वागत में, वो गुब्बारे आज पिचके हुए नजर आ रहे थे। क्या जनता ने ऐसी हवा निकाल दी है या प्रकृति ने ऐसा कुछ किया है? देखिए, पहले तो मैं उस पे आना चाहूंगा छुट्टा साणों पे, जिसपे भी आप चर्चा कर रहे थे। तो अयोध्या जनपद की एक विधानसभा है, मिल्कीपुर विधानसभा। ये पहले सामान्य थी। यहाँ से मित्र सेन यादव जी कई बार विधायक रहे हैं और उनके पुत्र भी जो है आनंद सेन विधायक रहे हैं। पिछले परिसीमन में ये सुरक्षित कर दी गई। यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अवधेश प्रसाद, जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक हैं वर्तमान में बाबा गोरखनाथ। योगी जी जब यहाँ पर आए तो एक ही मुद्दा था उस विधानसभा का, सांड, छुट्टा जानवर, और उस पर योगी जी बोले भी। उन्होंने ये भी कहा कि आप एक गाय पालें। नौजवानों से उन्होंने कहा कि आप एक गाय पालिए, 900 रुपया महीना हम जो है इसके खर्चे के लिए आपको गाय पालने के लिए देंगे। योगी जी को शायद ये नहीं मालूम है कि एक गाय
कि प्रतिदिन का जो भूसा लगता है वो 200 से 300 रुपए का इस समय लग रहा है, इतना महंगा भूसा हो गया है। और इस पूरा चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो है सांड पे ही लड़ा जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने चुनाव घोषित होने के पहले भी लगातार 5 साल से उस पर धरना प्रदर्शन और सभाएं कर चुके हैं। तो ये मुद्दा तो बहुत तेजी से है और पूर्वांचल में खासकर है और हर विधानसभा में। दूसरी बात, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की जो हवा निकलने की बात है, तो यहाँ पे आज इस कार्यक्रम के रोड शो के पहले तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर अपना लाइव दिखा रहे थे। उसमें एक था CNN, जिसको अंबानी का चैनल कहा जाता है। तो इन्होंने नाव में बैठ करके और 5-6 लोगों को लेकर के जो है अपनी बात रखी और बार बार ये कहते रहे कि ये भाजपा ने राम को लाया है, जो राम को लाए हैं उनको ले आइए। अयोध्या को अगर दुनिया में लोग जान रहे हैं तो भाजपा के कारण जान रहे हैं। लेकिन जब वो लोग नाव से उतर करके आए और जब उनका प्रसारण बंद हो गया तो घाट पर ही लोगों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछने लगे चैनल वालों से कि आप ये बताइए कि फिर वो तुलसीदास जी किस अयोध्या की बात कर रहे थे? अगर भाजपा के कारण अयोध्या को लोग जान रहे हैं, राम को जान रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने किसके बारे में लिखा है? तो ये तमाम नौजवान वहां इकट्ठा थे, तो चैनल वालों ने किसी तरीके से अपना बचा करके जो है दाएं बाएं से निकल गए। तो ये माहौल था। दूसरा जो रोड शो हुआ है योगी जी का, और योगी जी ने जो अपने संबोधन में बातें की हैं, तो उन्होंने कहा, फोकस रखा कि 500 साल ये मुकदमा चला, इसका चीजें रही और फैसला नहीं हो पाया, और हमारी सरकार बनी तो हमने 5 साल में इसका निपटारा कर दिया और भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। इतना ही वो अयोध्या के बारे में बोले। मैं आपके थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं इस पृष्ठभूमि में कि योगी, अयोध्या और पूरा जो खेल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संघ या मोदी के पहले से राम मंदिर मुद्दे को जो है गोरक्षपीठ लड़ता रहा है। कई 3 पीढ़ियां उनकी गुजर गई हैं। योगी जी बार बार अयोध्या आते थे तो उनका ये भी एक मंशा थी कि इसकी क्रेडिट हिंदुत्व का जो ब्रांड है वो योगी बन के उभरे, ये उनकी इच्छा है और होना भी चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं, इस मुद्दे पर पार्टी के लोग भी मोदी से असहमत दिखाई पड़ते हैं। मोदी ने जो खेल खेला कि इनको अयोध्या से हटा करके गोरखपुर भेजा, उसके पीछे ये खेल था कि जब योगी यहां से लड़ते तो देश दुनिया की पूरी मीडिया जो है इसको कवर करती और हिंदुत्व का ब्रांड बनता और योगी उसके नायक के तौर पे उभरते और उसका लाभ जो है सीधे सीधे योगी को मिलता। मोदी जी ने इसको कैंसिल करना करके उनको गोरखपुर दे दिया। गोरखपुर में घटना घटी कल परसों में, वहां पर जो होर्डिंग्स लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की लगी पूरे शहर में, उसमें मोदी की सिर्फ तस्वीर है, योगी की तस्वीर नहीं है। भाजपा लाओ सरकार बनाओ जो उनके नारे चल रहे हैं। आप ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि गोरखपुर जैसे शहर में योगी को किनारे कर दिया गया और केवल मोदी की तस्वीरें लगी। खैर ये बात हुई। दूसरी कि आज जो उनका योगी जी का रोड शो हुआ, वो रोड शो जिस स्थान से शुरू हुआ टेढ़ी बाजार से लेकर और नया घाट तक, इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, करीब 3.25 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मान लीजिए। योगी जी का रोड शो की लंबाई जो थी वो 700 से 800 मीटर ही थी और योगी जी के रथ के पीछे कोई पब्लिक नहीं थी, सारी पब्लिक आगे थी। उसमें 2-3 हजार पुलिस वाले थे, मीडिया के साथी थे, कई गाड़ियां थी और बकायदा एक जैसे दीपोत्सव के दिन झांकी निकलती है तो झांकी में क्या करते हैं कि वो तमाम तरीके के चित्रण किए जाते हैं, शंकर का और नाश्ते का, भूतों का, तमाम तरीके की झांकियां निकलती। वो झांकियां भी आगे आगे रैली में निकाली गई, उसको प्रदर्शित करने के लिए, माहौल बनाने के लिए। और राम मंदिर के साथ योगी ने अपने भाषण में कहा कि दीपोत्सव जिस तरीके से चलता है, इन्होंने सपा की सरकारों में बिजली चली जाती थी होली और दीपावली पर, हम जो है इस बार होली और दीपावली पर महिलाओं को जो है वो फ्री में 2 सिलेंडर देंगे, ये सब बातें उन्होंने की। लेकिन वो आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ी जो बार बार योगी के शब्दों में रहती है। तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं से योगी जी अभी हैं जो रुके हुए हैं, अयोध्या में ही हैं। सुबह उनका प्लान है, हो सकता है रात में निकल जाए, लेकिन अभी कोई मैंने आधिकारिक सूचना नहीं है कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। लेकिन पूरे रोड शो में ये लगा कि अयोध्या का जो माहौल है वो उनके खिलाफ है, उनको नकार चुका है। केवल एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है कि जिसको योगी जी पूरा कर रहे हैं रोड शो के माध्यम से। कल यहीं पर अखिलेश की भी रोड शो होने वाला है, जब वो होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनके रोड शो की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है और उस रोड पर उनका रोड शो है जिस पर पे मार्ग चौड़ीकरण करने से जो व्यापारी प्रभावित हुए हैं पूरे 15 किलोमीटर के, उसी मार्ग पे अखिलेश यादव का शो होने जा रहा है, जिसपे हजारों व्यापारियों की, स्थानीय निवासियों के दुकान और मकान टूटने वाले हैं।
तो कल की रोड शो के बाद जो संदेश जाएगा या जो चीजें आएंगी वो देखने लायक रहेगा। लेकिन जो गणित है अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की, मैं इसलिए कहता हूं कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग ये मान रहे हैं कि हमारे हाथ से निकल चुकी है। डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने सारे लोगों को लगा दिया है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई दर्जन नेता यहाँ पे हैं, संघ के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बहुत एक भारी संख्या में। यहाँ पर कोई होटल नहीं खाली है, धर्मशाला नहीं खाली है जिसमें उनके लोग ना रुके हों। उनकी रणनीति है कि जो आकलन है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं पिछली बार भी बता चुका हूं कि यहां से जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह, 19 में भी वही जीते हैं, लेकिन 2014 में जब वो जीते थे तो उनका जीत का मार्जिन था 2,88,000। 19 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उनकी मार्जिन घटकर रह गई सिर्फ 65,000, और उस 65,000 में 28,000 अयोध्या विधानसभा से उनको लीड मिली थी। बाकी एक विधानसभा में मिल्कीपुर में वो हार चुके थे, बाकी कहीं 500, कहीं 1,000, कहीं 2,000 मिला। जो जातीय गणित का अयोध्या में फार्मूला है, यहाँ पे ब्राह्मण बाहुल है, मतदाता है यहाँ पे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में, जो उसको प्रभावित करेंगे। समस्त ब्राह्मणों ने लोकसभा के चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में लल्लू सिंह को मतदान किया था, तब वो 28,000 से जीत पाए। इस बार पूरा का पूरा ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, पिछड़ी जातियां, ये जो है वो सपा प्रत्याशी के साथ हैं। तो एक बड़ी मार्जिन जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को दिखाई पड़ रही है कि हम हारने जा रहे हैं, और ये मार्जिन 40 से 50,000 की हो सकती है। इसको कैसे वो पाटेंगे, क्या करेंगे, ये इस पे उनकी रणनीति बन रही है। लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि कहीं से ये इसमें बहुत कुछ बदलाव होगा। वो रोड शो जो योगी ने किया है, लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश का जब कल रोड शो होगा, जैसे कि चर्चा सुनाई पड़ रही है और चीजें हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी भीड़ उमड़ने की है, तो सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह जगेगा। और जैसा कि विजय शंकर सिंह जी और तमाम साथी कह रहे थे, ये जो ओपीएस की स्कीम है, शिक्षा मित्र और बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है सरकार बदलने का। जो मैं कहता हूं कि मनई बनाम सरकार है, समाजवादी पार्टी का या किसी भी विपक्षी दल का कोई रोल नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने में। मैं तो ये भी मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कि मोहन भागवत के बाद अगर कोई बड़ा संघी इस देश में है तो मुलायम सिंह यादव है। लेकिन जनता इन चीजों को भूल करके सीधे सीधे सरकार को हटाना चाहती है, उससे प्रभावित है। तो चुनाव मनई बनाम सरकार है, और यह अगले भी 3 चरण में दिखाई पड़ेगा। तो चुनाव जो है ये मनई बनाम सरकार है, यानी कि जनता बनाम सरकार है। चुनाव जनता लड़ रही है, और ये बात पिछले दिनों अखिलेश यादव भी कह रहे थे। तो 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा तो था ही। चौथा में क्या कुछ हुआ, हमारे तमाम जो वरिष्ठ साथी यहां बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि चौथे चरण में जो अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि 202 के पार हो जाएंगे, वो तो नहीं, लेकिन हां काफी आगे निकल चुके हैं, और 5वें चरण में शायद वो दावा उनका सही हो जाए। तो एक चरण पीछे चल रहे हैं अखिलेश यादव, कह लें तो। ऐसे भी एक उत्साहवर्धन के लिए अपने लोगों के बीच और मतदाताओं के बीच ऐसे बयान दिए भी जाते हैं। तो फिर भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है बीजेपी की, ये कह सकते हैं। खेल खत्म आगे कहेंगे अगर ऐसा होता है तो। अभी स्थिति खराब या अच्छी नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले आप चारों अभी जो स्क्रीन पर मौजूद है हमारे साथ, विजय शंकर जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय अपना निकाला और दिया, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी, आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। पॉलिटिकल एडिटर हमारे दीपक पासपोर्ट जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, जैसा मैं कह रहा हूं कि 8:30 बजे के बाद आपके बीच हम फिर से उपस्थित होंगे और रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पर बात करेंगे, और कुछ साथी जुड़ेंगे रूस से हमारे साथ, और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे दुनिया पर क्या असर पड़ने जा रहा है। क्या ये विवाद जो है ये बहुत ज्यादा गहरा गया है? आखिर इस विवाद का कारण क्या है? दिन में भी हमने एक कार्यक्रम किया था, लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बातचीत करें, तो बहुत कुछ अपडेट्स हैं अभी, और उन अपडेट्स के साथ लगभग आधे घंटे बाद हम आपके बीच फिर से आएंगे और अपनी चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ साथ
पूरे उस कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। तो फिर जुड़िए हमारे साथ, तब तक दूसरे कार्यक्रमों को देखते रहिए। फिर से आपके बीच हम थोड़ी देर बाद आते हैं। नमस्कार।